हाँ साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त वाईडी और आप देख रहे हैं कामयाबी सीरीज। प्लस माइनस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त वाईडी आप सभी का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। आप सब ने कामयाबी सीरीज को जो प्यार और स्नेह दे रखा है वो बहुत काबिल तारीफ है, उससे मैं गदगद हूँ। आप सभी साथियों का सहयोग इसी तरह बना रहे। चलिए हम कक्षा की शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्तों। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है? कुछ विद्यार्थियों के, कुछ दोस्तों के कमेंट थे, उन कमेंट्स को मैं ज़रूर पढ़ता हूं। और कुछ दोस्तों के कमेंट्स थे कि सर इस तरह के सवाल डीएसएसबी में नहीं पूछे जाते हैं, केवीएस पीजीटी टीजीटी में नहीं पूछे जाते हैं। तो बता दूं उनको, उनके इन्फॉर्मेशन के लिए, उनकी जानकारी के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर के आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। अब आगे आप क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हो मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं इसका आइडिया है, लेकिन आपको बता दूं कि आपके जो स्तर है परीक्षा का, आपकी परीक्षा के जो सवालों का स्तर है वो यही रहने वाला है। इसमें कोई दो राय, कोई शक नहीं है। डीएसएसबी अगर आपने दे रखी है तो आपको निश्चित तौर पर पता होगा। यदि नहीं दे रखी है या डीएसएसबी के पहली बार आप एस्पिरेंट बनने जा रहे हो तो आप निश्चित तौर पर इन सवालों को बहुत अच्छे से मन लगा करके हल कीजिएगा। ये दिखने में आपको छोटे लग सकते हैं, दिखने में आपको सरल लग सकते हैं, लेकिन इनकी गंभीरता अपने आप में बहुत गहरी है। मैं आपको समय दिया करूंगा आज से कि आप मुझे उस सवाल के लिए 3 सेकंड का समय देता हूं या 2 सेकंड का समय देता हूं, उसका सही आंसर लगा करके बताएं। और आज की कक्षा से ये हम प्रयोग शुरू करने वाले हैं कि आपके जितने क्वेश्चन आज हर क्लास में हम करते हैं उसमें से कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हो। याद रखना 15-20 प्रश्न हम करते हैं, 15-20 सवाल हम करते हैं और 15-20 सवालों में से आपका जो है 15-20 सही हो जाए, यानी 19 भी नहीं होने चाहिए। अगर 20 सवाल हैं तो 20 के 20 सही हो, 19 नहीं हो, 18 नहीं हो, 17 नहीं हो, 15 नहीं हो। 15 सवाल तक अगर आपके ठीक हो रहे हैं तो आपको लगेगा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ या फिर मेरा बहुत अच्छा है ये विषय। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। बाकी के विद्यार्थी जो 5 सवाल रह गए हैं वो बाकी के विद्यार्थी 5 सवाल करके जाएंगे। और याद रखना, एक सवाल हजारों से नीचे ले आता है और एक सवाल हजारों के ऊपर ले जाता है, जो रैंक लिस्ट होती है उसमें, ध्यान रखना। तो इसलिए आपको लगता बेशक होगा कि ये जो सवाल हैं ये स्तरीय सवाल नहीं है, ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सवाल ही है। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर के इस सीरीज को देखते रहें, आनंद लेते रहें। सीरीज में जहां आपको लगता है वहां एक बार कमेंट करके फिर से हमें बता दें कि स्तर कैसा लग रहा है। देखो, स्तर तो जो है वही है, बाकी टॉपिक वाइज यदि आपको पढ़ना है तो वो भी मुझे कमेंट करके बता देंगे। और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या लाइव क्लास आपको लेनी है इस चैनल पर, तो वो भी आप हमें बता देंगे। चलिए आज की कक्षा की हम शुरुआत करने वाले हैं। धन्यवाद कीजिएगा कार्तिक सर का, जिन्होंने ये सीरीज आपके लिए प्रारंभ कर रखी है। चलिए साथियों, आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले रोज हमारा एक निवेदन रहता है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। यदि कक्षा आपको पसंद आती है तो आप कक्षा को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इसके लिए 3 सेकंड आपको मिलेंगे। पहले सवाल पढ़िएगा, सवाल पढ़ने के बाद 3 सेकंड दूंगा और उसके बाद मैं आपके आंसर तक पहुंचाऊंगा मैं आपको, ठीक है? तो चलिए सवाल नंबर फर्स्ट, सवाल को पढ़िएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प है। संधि विच्छेद दिया हुआ है और उसका संधि रूप कौन सा होगा। आपका समय शुरू होता है अब। आपने टिक लगा लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। केवल टिक लगा करके रखिएगा साइड में, मैं आपको करा देता हूं, अभी सवाल का जवाब बता देता हूं। दूधन परिणाम, आप जानते हैं प्यारे साथियों कि इसके अंदर जो संधि है वो तो आपकी कौन सी होगी, इसके अंदर संधि तो होगी विसर्ग संधि। कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। इस बात को तो नहीं भूलना है आपको, विसर्ग संधि, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है किसी स्वर के साथ में विसर्ग है। और ऐसा क्या होता है इस प्रकार से, जब किसी ए या आ को छोड़ करके किसी स्वर के साथ में विसर्ग होता है और बाद में पै फै आते हैं, तो फिर उस स्थिति में आप उस विसर्ग का क्या बनाते हैं, ये विसर्ग अर्धाक्षर मूर्धन्य स में बदल जाता है। याद रखना, अर्धाक्षर मूर्धन्य स में बदल जाता है। तो अब आपका क्या करना है, इसका संधि रूप बनाना है। देखो, दू का दू रहा, इस विसर्ग का आधा से बनाया आपने, बना दिया, और परिणाम का परिणाम लिख दिया। और इस प्रकार से जो शब्द बना आपका दोस्तों वो बना दुष्परिणाम। तो इनमें से कौन सा इसका पालन कर रहा है ये देख लीजिएगा एक बार, यहाँ गौर करें। दुप
री नाम से, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर आप बिल्कुल ही संधि की जानकारी नहीं रखते हैं या संधि को नहीं पढ़ा है तभी इस सवाल का ये ऑप्शन आप ठीक करते और ये गलत हो जाता। दुष्परिणाम, क्या ये सही है? बिल्कुल मेरे लिहाज से ये एकदम सही है और आप भी देखेंगे तो इसमें विसर्ग संधि के नियम का पालन हो रहा है। कौन सा पालन हो रहा है कि ए आ को छोड़कर यदि किसी स्वर के साथ में विसर्ग होता है और सामने पै और या फे इनमें से कोई एक आता है तो इस विसर्ग का अर्धाक्षर से बन जाता है। तो ये से बना करके आपने शब्द बनाया दुष्परिणाम। राइट आंसर आप सबने लगा लिया है। यदि आप देख रहे हैं, बताओ संधि में और क्या बनेगा? आप क्या कह रहे हैं? इसका स्तर नहीं है। बहुत बढ़िया स्तर है भाई, क्या बात करते हो आप? इसका स्तर नहीं है। सवाल बहुत गजब का है। दुष्परिणाम, आपको अगर इसका नियम पूछ लिया जाता तो आपके हवा ही उड़ जाती। तो ये नियम कौन सा है, कैसे ये शब्द बना है, इसका भी तो आपको ख्याल होना चाहिए। आपका आंसर सही आया होगा उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि आप विद्यार्थी हो और आप परीक्षा ये जो आपका है प्लस माइनस के विद्यार्थी हो, इसलिए आप तो इंटेलिजेंट हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है बेटा। आप रिजल्ट देने वाले विद्यार्थी हैं, डेम श्योर। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद 3 सेकंड का समय आपके पास में रहेगा। सुनिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समस्त पद का सही विग्रह हो। समास विग्रह का ये है, संधि का या पहला, दूसरा है समास विग्रह का। और शब्द क्या है, ये पद क्या है? गिरिधर। क्या है? गिरिधर। तो कई बच्चे इस बात को ऐसे कर देते हैं, वो गिरधर नहीं होता है, वो गिरधर नहीं होता है, गिरधर गोपाल। गिरिधर गोपाल सही है। वो तो सिर्फ भाषा का प्रभाव था, जो राजस्थानी भाषा में मीरा ने जो अपनी पदावली लिखी है, कौन सी भाषा में? राजस्थानी भाषा में। तो याद रखना साथियों, उन्होंने राजस्थानी भाषा के प्रभाव के कारण गिरिधर को क्या बना दिया? गिरधर बना दिया है। गिरधर सही नहीं होता है, गिरिधर सही होता है। करेक्ट है। अब इसका समास विग्रह कीजिएगा। समय शुरू होता है अब, जल्दी से आंसर करें। ऑप्शन ए, गिरी को धर, धरता है जो गिरी को। सी, गिरी ऑब्लिक, ये जो आपका कोष्टक में पर्वत, इसका सिंप्लीफिकेशन दे रखा है, को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, और धरने के लिए गिरी। तो बताओ इसका सही जो समास विग्रह है वो क्या होगा साथियों? इसका सही समास विग्रह होगा ऑप्शन 3। और ये कौन से समास के अंतर्गत आएगा? अर्थात तीसरा अर्थ जब निकल जाए तो वहां पर किसको कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। याद रखने लायक बात है, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। इसका सही उत्तर है दोस्तों। बहुत बढ़िया। देखो इससे बेहतर क्या सवाल हो सकता है यारो, गिरिधर का। लेकिन यहाँ पर जो विकल्प हैं वो थोड़े से हल्के विकल्प डाल दिए गए। मैं होता एग्जामिनर तो मैं इसमें बहुत अच्छे किस्म के विकल्प डालता और आप कंफ्यूज हो जाते निश्चित तौर पर। अभी देखिएगा, अभी आपने इसका सही आंसर कर दिया है तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। ऑप्शन 3 किस किस का था? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। और आज की क्लास पूर्ण होने के बाद में कमेंट बॉक्स में ये लिख करके बताएंगे कि पूरे में से पूरे सवाल किसके सही थे। मैं ये भी देखना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि के सही संधि विच्छेद शब्द का विकल्प है। एक तो संधि शब्द दिया और इसका संधि विच्छेद चाहता है। अगला तो बता दीजिएगा, एग्जामिनर को बता दीजिएगा कि सर हमें पता है। और शब्द आपके सामने है बेटा प्रत्युपकार। क्या है? प्रत्युपकार। प्रत्युपकार है तो इसका सही आंसर मुझे बता दें कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, यानी 1, 2, 3 और 4 आपके सामने हैं। जल्दी से आंसर करें, समय शुरू होता है अब। बहुत बढ़िया। तो चलिए आपने कर लिया होगा अंदाजन। देख लीजिएगा, मैं बता देता हूं बेटा। इसमें ना, इसमें ई के बाद में एक नियम लग रहा है। ई के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर आता है तो इस ई का ये बन जाता है और ये असमान स्वर जो भी आया है उसकी मात्रा लग जाती है। बस ये बात आपको ध्यान रखना है। और ऐसा होता है आपका स्वर संधि का एक भेद होता है यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि में होता है ऐसा। बहुत गजब का सवाल है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला ही ऑप्शन मेरे हिसाब से इसका सही पालन कर रहा है। गुरु ध्यान दीजिएगा, प्र और ती में कौन है? ई है। आगे कौन है? असमान है। उपकार, उपकार में ऊ छोटा आता है, इस बात का ध्यान रखना। इस ई का क्या बना?
यह बना। अब ध्यान देना, इसकी क्या लग जाएगी, मात्रा। कैसी, छोटी मात्रा। ध्यान रखना दोस्तों, प्रे का प्रे, अगर इसका संधि रूप बनाए, ती में से ई गया तो तय कैसा बचा, आधा। इस ई का क्या बनाया, यह। आगे मात्रा किसकी लगेगी इस यह पर, छोटे ऊ की। और पकार का पकार। और शब्द क्या बन गया है साथियों, प्रत्युपकार बन गया है। और कौन सी संधि के अंतर्गत आता है, ये यण संधि के अंतर्गत आता है। यण संधि किसका एक भेद है या किसका एक पार्ट है, तो वो है स्वर संधि का एक पार्ट है। बात याद रह जाएगी बेटा, बहुत बढ़िया से ध्यान रखना। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। क्लियर है, यस और नो, बहुत बढ़िया। ये देखो प्रति उपकार दे रखा है यहाँ भी, लेकिन उपकार दे रखा है, बड़ा ऊ दे रखा है, इसलिए गलत है। यहाँ पर ऊ पे बिल्कुल ही गायब है, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। प्रतिपकार, ये ऊ कहाँ से आएगा, फिर ऊ की मात्रा कहाँ से लगेगी, ये भी गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग शब्द नहीं है, यानी ऐसा शब्द जिसके अंदर उपसर्ग नहीं मिला हुआ है। जल्दी से आंसर करें, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपका समय शुरू होता है अब। बहुत बढ़िया, अब मैं आपको करा देता हूं, देखिएगा। सादर, सादर में कोई उपसर्ग है क्या, बिल्कुल। से उपसर्ग है बेटा और आदर शब्द है, ठीक है, बात समझ लेना। इसमें कोई है क्या, अद, अद इसमें उपसर्ग है और मरा इसमें शब्द है। अद का अद पका, अद मरा, अद खिला, ये ध्यान रखना, ये एक हिंदी का उपसर्ग है, बहुत गजब का उपसर्ग है, ध्यान रखना। ये संस्कृत का उपसर्ग है, ये हिंदी का उपसर्ग है। और यहाँ पर देखना, तीरंदाज में कोई उपसर्ग है क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं है, तीर मूल शब्द है। और ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर जोर के अंदर एक उपसर्ग लगा हुआ है, कमजोर। क्या लगा हुआ है, जोर शब्द है और कम इसमें उपसर्ग है, कमतर, कमजोर, कम अक्ल, तो ये कम है ना, ये अपने आप में एक उपसर्ग है, ये ध्यान रखना। इसका सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। तो कितनों का सही आंसर आया ये मुझे बताना। कितना गजब का सवाल है, आप क्या बात करते हो यार, ये बहुत प्यारा सवाल है। अगर इस सवाल को आप आराम से करने बैठोगे तो एक बार तो दिमाग झंझना उठेगा, और फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कौन सा उपसर्ग है, से कौन सा उपसर्ग है, संस्कृत का है कि हिंदी का है, ये बात तो आपको बतानी पड़ेगी। यस और नो, यस। चले आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये कम कौन सा उपसर्ग है, अरबी फारसी का विदेशी उपसर्ग है, ध्यान रखना। कमजोर, कम, कम जो है ये उपसर्ग है, और ये कौन सी भाषाओं का है, विदेशी भाषाओं का उपसर्ग है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। उपसर्गों को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक कौन से उपसर्ग होते हैं, एक होते हैं संस्कृत के उपसर्ग, एक हिंदी के उपसर्ग, और एक क्या होते हैं, विदेशी उपसर्ग। क्लियर है, जो इंग्लिश के और अरबी फारसी भाषा के शब्दों के साथ में लगते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, शब्दों के पहले लगने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। बहुत बढ़िया, इसका आंसर आपका सबका सही हुआ होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्येक शब्द का सही विकल्प नहीं है। अब देखो, पहले उपसर्ग का आया था, अब प्रत्यय का आ गया है। अब मुझे बता दोगे, कोई आप में से कोई है ऐसा दोस्त जो मुझे ये बता देगा कि प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय शब्द होते हैं या शब्दांश होते हैं। पहली बात, प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, और शब्दांशों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, इस बात को समझ लीजिएगा। शब्दांशों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। क्लियर है, अब सुनिएगा बेटा। रस्सेदार, एकता, मूल्यवान, एन वक्त, इनमें से आप बुद्धिजीवी हो तो बता दीजिए, मैं आपके लिए इंतजार कर रहा हूं। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ, सुनिएगा। रस्सेदार में है क्या, बिल्कुल है ना, दार प्रत्यय है। यहां पर है क्या, बिल्कुल है ना, एक और ता प्रत्यय है। आपको पता होना चाहिए ईमानदार में दार प्रत्यय होता है, ध्यान रखना, दार प्रत्यय होता है। और यहां पर एकता, अनेकता, देखना, अनेक में ता जोड़ोगे अनेकता हो जाएगा, एक में ता जोड़ोगे एकता हो जाएगा, सुंदर में ता जोड़ोगे सुंदरता हो जाएगा। यहां पर देखना दोस्तों, मूल्य अलग है और वान प्रत्यय है, बिल्कुल वान प्रत्यय है, हाँ वान प्रत्यय है। गुणवान, मूल्यवान,
तो वान प्रत्यय के रूप में प्रयोगित हो रहा है यहां पर देखिए इसमें उपसर्ग प्रयुक्त हो रहा है, एन उपसर्ग है, एन वक्त, वक्त मूल शब्द है दोस्त, वक्त मूल शब्द है, एन मौका, एन वक्त, ये ध्यान रखिएगा, एन उपसर्ग है। तो याद रहे कि इसका सही आंसर कौन कहता है यार, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं है, मुझे तो बहुत प्यारे सवाल लग रहे हैं और अच्छे स्तर के भी हैं। तो इसका सही उत्तर जो बनेगा वो बनेगा एन वक्त, बिल्कुल सही आंसर है। आंसर कीजिएगा, आप में से कितने विद्यार्थियों का सही उत्तर आया है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द युग्म के सही अर्थ का विकल्प है। शब्द युग्म क्या होता है? शब्द एक जैसे शब्द सुनने में देखने में लगेंगे लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे, उन्हें कहा जाता है शब्द युग्म। शब्दों का जोड़ा, उस जोड़े का अर्थ है अलग अलग होता है। और शब्द आपके सामने दिए हुए हैं, एक दिया हुआ आपाद और एक दिया हुआ आपात। ओके, समय शुरू होता है अब। आंसर कीजिएगा, क्या आंसर होता है? चलिए मैं कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। आपाद यानी आ का मतलब होता है दोस्तों तक, और पाद का मतलब होता है पैर। तो पैर तक, कहां तक? पैर तक। अगर एक विकल्प आपको मिल जाए तो दूसरे का अर्थ मैं समझा देता हूं आपको। होता है आपात का मतलब होता है इमरजेंसी। इमरजेंसी बोलते हो यानी अचानक से, आपातकाल की स्थिति, अचानक से कोई विपद आ जाती है उसे आपात बोलते हैं, ध्यान रखना। यहां पर तक देखो आकंठ की तरह ही है आपाद। किसकी तरह? आकंठ। आकंठ का अगर आप समास विग्रह करोगे और आपाद का समास विग्रह करोगे तो पैर तक होगा, और आप कंठ का समास विग्रह करोगे तो इसका समास विग्रह होगा कंठ तक। और ये कौन से समास में आ जाएगा आप जानते तो हैं क्या? आप जानते हैं ये कौन से समास में आएगा? ये आएगा आपका अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में, याद रखना। अब समास तो मैंने यहां पर बता दिया है। इसका आंसर देखिएगा, पैर तक। पहले जो पहला शब्द दिया हुआ है इसका अर्थ केवल एक ही विकल्प में आ रहा है, जो आपका विकल्प 1 है। विकल्प 1 कहता है कि पैर तक, और दूसरा दिया हुआ आपात का मतलब आकस्मिक। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक, अचानक आई विपदा को क्या बोलते हैं? आकस्मिक। ठीक है, प्रारंभ नहीं हो सकता, शारीरिक कष्ट नहीं होता है, इसको आधि बोलते हैं, व्याधि बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। उदासीन, मानसिक कष्ट को आधि बोलते हैं। उदासीन, सामान्य, भोज और निकट, ये सब के सब आपके गलत है बेटा। आपका आंसर कौन सा हुआ? ए। तो यानी आप सबका सही हुआ होगा। मेरे विद्यार्थियों यार, कैसे सही नहीं होगा? कहाँ चले जाओगे? क्यों गलत करोगे? है ना। कई तो महान पुरुष हैं जो उनको बड़ा इजी लगता है। हिंदी विषय बहुत डीप है यार, क्या बात करते हो? हिंदी इज टोटली साइंटिफिक लैंग्वेज। याद रखना, याद रखना, सरल विषय नहीं है। सरल विषय आप सबने समझ रखा है, यह हिंदी है। तो आपने सुना नहीं है क्या? हिंदी में जीरो, हिंदी में बिंदी अभी आ सकती है। याद रखना, हिंदी में पूरे में से पूरे नंबर नहीं लिए जा सकते। अभी मैं आपके सामने ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं ले सकते हो, आप ले सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पढ़ रहे हो यार, है ना। तो आप ले सकते हो, लेकिन जनरली बच्चों को हिंदी में बहुत सारे अंक कट जाते हैं बच्चों के। तो ध्यान रखना, हिंदी सिलेक्शन से दूर भी कर सकती है और हिंदी सिलेक्शन के करीब भी कर सकती है, सिलेक्शन दिला भी सकती है। तो हिंदी जो सरल सब्जेक्ट है आपका, उसको और मजबूत बनाइए यार। आप सरल 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 बोल के और इसे नज़रअंदाज करेंगे और पता चला कि अरे हिंदी के 3 सवाल मेरे आते आते गलत हो गए, वो ठीक हो जाते, तो फिर मेरी बात बन जाती सर। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही विकल्प है। वाक्यांश है और एक शब्द है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, जो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, वन वर्ड। ओके, वन वर्ड बोलते हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर करें। संगीत का ज्ञाता, जो संगीत के बारे में जानकारी रखता है उसको संगीत का ज्ञाता कहते हैं। और इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हुआ। अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब होता है श्रेष्ठ जानकार, यानी अच्छी जानकारी जिसके पास में है उसको बोलते हैं अभिज्ञ। अभिज्ञ ये मत समझ लेना, अभिज्ञ का अर्थ होता है कि जिसको कुछ नहीं आता हो, वो अज्ञ होता है। वो क्या होता है? अज्ञ होता है। याद रखना,
जिसे कुछ नहीं पता वो अज्ञ होता है। अभिज्ञ का मतलब तो होता है जिसके पास में श्रेष्ठ जानकारी हो, श्रेष्ठ ज्ञान हो, वो अभिज्ञ है। गणितज्ञ गणित का ज्ञाता, संगीतज्ञ संगीत का ज्ञाता, ऑप्शन तो आपको मिल गया है आपका। और गायक आप जानते हैं गाने वाला गायक कहलाता है। चलिए गायक में संधि बता देता हूँ, बस ये ध्यान रखना। गायक में आपकी अयादी संधि है। कौन सी संधि है बेटा? अयादी संधि है, जो स्वर संधि का एक भेद है। स्वर संधि का भेद है अयादी संधि। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला सवाल, इसका आंसर कर दिया होगा आप सबने। अगला सवाल देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। अच्छा ना, सुनो मेरी बात। देखो इसकी लैंग्वेज देखो आप, लैंग्वेज एक जैसी है, बस सवाल आपको समझ लेना है। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से ये वाली बात तो हर प्रश्न में दी हुई होती है। और आगे देखें, स्त्रीलिंग पूछा है ना इसने, स्त्रीलिंग बता दीजिएगा। विलोम शब्द नहीं पूछा है, स्त्रीलिंग पूछा है, ध्यान देना। तो सम्राट का क्या बनेगा स्त्रीलिंग? साम्राज्ञी। क्या बनेगा? साम्राज्ञी। सम्राट का स्त्रीलिंग साम्राज्ञी होगा। स्वामिनी तो स्वामी का होता है, स्वामी का स्त्रीलिंग होता है। धनवती तो धनवान का होता है, धनवान का स्त्रीलिंग होता है बेटा। रानी तो खुद स्त्रीलिंग है, और ये राजा का होता है, राजा का स्त्रीलिंग। और साम्राज्ञी किसका है? साम्राज्ञी सम्राट का जो है स्त्रीलिंग रूप है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ओके ओके, सम्राज्ञी है, साम्राज्ञी नहीं। ये साम्राज्ञी होना चाहिए, सम्राज्ञी कैसे दे रखा है? चलिए इस बात पर चर्चा करेंगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प हो। शुद्ध वाक्य पूछा है, यह सरल हो सकता है। मैं तुमसे कहा था, तो ये जो इसमें कैसी अशुद्धता है वो बता सकते हो क्या आप? इस वाक्य में कैसी अशुद्धता है? सर्वनाम संबंधी है। कैसी है? सर्वनाम। मैं के स्थान पर मुझे आता, मुझे या मैंने, मैं के स्थान पर क्या आता? माफी चाहता हूं, मैंने आता। क्या आता? मैंने तुमसे कहा था, तो सही हो जाता। ये वाक्य बिल्कुल सही था। फिर माताजी ने लता के लिए आम काटा, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। यह है हमारे सैन नहीं होता भैया, हस्ताक्षर होंगे। या फिर ये सैन, अच्छा वो सैन दे रखा है, ये सहन होता है। सहन, ये क्या होता है? सहन, सहना। मैं निश्चयी करना है, मैं नहीं मुझे, और निश्चयी नहीं निश्चय, निश्चय करना है, ये होता तो सही हो जाता। यहां पर इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिएगा। समय नहीं दे रहा हूं क्या? चलो अगले सवाल में समय दिया जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें। देखो ये सवाल की जो भाषा है वो एकदम सेम टू डिक्टो है। दिए गए वाक्य के प्रकार के भेद का सही विकल्प क्या होगा? वाक्य के प्रकार आ गए हैं और समय दिया जाएगा, लेकिन पहले मैं वाक्य पढ़ देता हूं। धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है, इसका वाक्य का प्रकार बताइए, किस प्रकार का वाक्य है? तो कर लिया होगा, समय समाप्त हुआ। ये सरल वाक्य है। अब कौन कहता है ये सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों का जो है ये सवाल हल्का सवाल है। आपको पता होना चाहिए कि रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक कौन सा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। और ये विधानवाचक वाक्य है। ये किसकी दृष्टि से एक भेद है? अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो है 8 भेद होते हैं दोस्तों। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अब सरल वाक्य की परिभाषा क्या होती है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सरल वाक्य। प्यारे दोस्तों, साधारण वाक्य नहीं, सरल वाक्य कहा जाता है। सुनिएगा, धनी व्यक्ति, यहां तक ये उद्देश्य है, और हर चीज खरीद सकता है, ये विधेय है। उद्देश्य कौन होता है वाक्य में?
जिसके बारे में कहा जाता है, किसके बारे में कहा जा रहा है? धनी व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। क्या जो कहा जाता है क्या कर सकता है? हर चीज खरीद सकता है। ये तो इसका विधेय है और ये इसका उद्देश्य है। याद रख लेना प्यारे दोस्तों, उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो क्या होते हैं? अंग होते हैं। तो इससे ज्यादा डीप क्या चाहिए यार आपको? बहुत अच्छा सवाल, अच्छे लेवल का सवाल। आगे बढ़िएगा, सवाल देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के पक्ष के भेद का सही विकल्प है। बहुत बढ़िया वाक्य। और ये वाक्य किस प्रकार का वाक्य है देखिएगा, नीचे बहुत गौर करने लायक बात है। अब बच्चे घर जाने लगे हैं। वाक्य आपने पढ़ लिया, आपका समय शुरू होता है। अब बताएं सही विकल्प क्या होगा? चलो सर से सुनिएगा। अभ्यास धोतक, अभ्यास धोतक नहीं होता। अभ्यास का मतलब क्या बच्चे इसमें अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या अभ्यास का बोध हो रहा है आपको? प्रगति, क्या प्रगति का बोध हो रहा है? आरंभ, आरंभ तो हो गया है, लगे हैं, स्टार्ट हो गए भाई, जाना स्टार्ट हो गए। खेल के मैदान में हैं बच्चे और खेल के मैदान से अब बच्चे जो है वो घर लौटने लगे हैं, आप यूं भी कह सकते हो, या जाने लगे हैं। लगे हैं का मतलब क्या हुआ? शुरू हो गए, अब धीरे धीरे बच्चे जाना प्रारंभ हो गए हैं। तो ये आरंभ द्योतक है। बिल्कुल इसका सही आंसर जो बनेगा ऑप्शन 3 आरंभ द्योतक, राइट आंसर। ओके बढ़िया। अगले सवाल पर चले। चलिए अगला सवाल ये रहा, आपकी स्क्रीन पर देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल। अरे रे रे क्या सवाल है। मैं कह रहा हूं आप में से इस सवाल का सही आंसर करने वाले बच्चे को तो मैं इनाम दूंगा। कल कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, मैं उसे ट्रांसफर करूंगा, फोन पे ट्रांसफर करूंगा। आप उस कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि सवाल नंबर 12 का सही आंसर सर मैंने दिया था। ईमानदारी से बताइएगा। तो बताइए अभी मुझे एक बार, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। जल्दी से आंसर करें। चलिए अब देखो, लग तो एक जैसे रहे हैं सबके सब। विराम चिन्ह क्या होते हैं? वाक्य या भाषा को लिखते समय हम बीच बीच में ठहराव लेते हैं, रुकते हैं, और उस ठहराव के स्थान पर कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उन चिन्हों को ही क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह कहा जाता है हिंदी में। और ये विराम चिन्ह विभिन्न प्रकार के होते हैं हिंदी में, बात याद रखना। अब कौन से वाक्य में सही सही विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? यहां तक मुझे लग रहा सब इक्वल हैं। यहां तक सब इक्वल हैं, आर्थिक तक, क्योंकि यहां सब के साथ में इससे पहले जो है अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। यहां भी अल्प विराम, यहां भी अल्प विराम, यहां भी अल्प विराम। इसका मतलब यहां तक तो बात ठीक ठीक है। अब यहां पर देखिएगा अल्प विराम है, ये बिल्कुल सही है। यहां पर अल्प विराम है, ये अल्प विराम नहीं है, ये अर्ध विराम है, ये बिल्कुल यही गलत हो गया। तो एक को तो काट दीजिए आप, ठीक है। और यहां अल्प विराम है, यहां पर भी अल्प विराम आना चाहिए था, या फिर यहां पर बिल्कुल कुछ भी नहीं आना चाहिए था। सामान्य ज्ञान, यहां पर एक भी विराम चिन्ह नहीं होता तब बात बनती, लेकिन यहां पर तो चारों ही विकल्प में। अब डाउटफुल बात क्या है वो सुनो। देखो सारे विकल्प, 4 विकल्प एक जैसे दिख रहे हैं आपको। अब चारों विकल्प में विराम चिन्ह की दृष्टि से आपको अशुद्ध या गलत छांटना है या सही छांटना है। अब सही को कैसे छांटोगे आप? 3 जगह अल्प विराम लगा हुआ है। याद रखना दोस्तों, अंतिम जो संज्ञा होती है उससे उसके बाद में अल्प विराम नहीं आता है। आदि जब लग गया है तो यहाँ पर अल्प विराम नहीं आएगा, और आ गया है तो कोई बात नहीं है। अब चलो सब में, तीनों में अल्प विराम है। अब इसका सही आंसर क्या करोगे? आदि विषयों में तेजी से बदलाव आ रहा है, बात कंप्लीट हुई, तो यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। यहाँ नहीं है,
होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। इसमें पूर्ण विराम है, अब तक ये बात सही है। इसको हमने पहले ही काट दिया था बेटा, यहाँ तो पूर्ण विराम है लेकिन बीच में अर्ध विराम आ गया, आपको पता है इस बात का। और यहां पर देखिएगा, यहां पर तो इन्वर्टेड कोमा है भाई, इन्वर्टेड कोमा है, जिसको आप उद्धरण चिन्ह बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। ये तो बात बिल्कुल गलत है। इसलिए इस सवाल का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, ये देखो कितना गजब का सवाल है विराम चिन्ह वाला, और कितनों ने गलत किया होगा ये सवाल को। आपको लगता है कि इजी है नहीं इजी। अगला सवाल, सेम सवाल है, विराम चिन्ह युक्त सही विकल्प को पहचानिए। पहचान लो, एक ही वाक्य है, एक जैसा ही वाक्य है, बस विराम चिन्हों का सही सही प्रयोग करना है या देखना है आपको। तो देखो दोस्तों, कहाँ कहाँ विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। देखो यहाँ सब में अल्प विराम है, ये मुझे ठीक लग रहा है। दिख रहा है आपको यहाँ पर, जहाँ मेरा पेन चल रहा है, मार्कर चल रहा है, वो दिख रहा है आपको? यहाँ पर अल्प विराम है, ये सब में ठीक है, यहाँ तक की बात, कोई दुविधा नहीं है। आगे देखिएगा, आगे जब बाल गंगाधर ने कहा, तो जब किसी का कहा गया कथन ऐसे के ऐसे हम उतारते हैं तो उसे दोस्तों हम इन्वर्टेड कोमा में बंद करते हैं। किस में बंद करते हैं? इन्वर्टेड कोमा में। एज इट बात को लिखना हो तो इन्वर्टेड कोमा में बंद करते हैं। ये इसको आप उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, इसको आप अवतरण चिन्ह भी बोलते हैं। अवतरण चिन्ह भी कह सकते हो, इसको उद्धरण चिन्ह भी कह सकते हो। ये ध्यान रखना, जो चिन्ह शब्द है वो ऐसे लिखा जाता है। तो उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह होना चाहिए। अब कहाँ होना चाहिए उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, वो देखिएगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये अल्प पूर्ण विराम तो होना ही होना चाहिए, लेकिन इसके बाद में इसके उद्धरण चिन्ह होना चाहिए। और ये उद्धरण चिन्ह इस प्रकार से होते हैं, इस तरफ तो दो खड़े 6 होते हैं और इस तरफ 9 होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसमें लगे हुए हैं, इसको देख लीजिएगा, आंसर एक सही है। ऑप्शन बी देखिएगा, उद्धरण चिन्ह देखना ये लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर उल्टा लगा हुआ है। गौर करें कोई विद्यार्थी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर उल्टा उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है जबकि इधर 9 लिखे होने चाहिए। इस प्रकार से होना चाहिए यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा। बाद में तो ऐसे होते हैं और शुरुआत में ऐसे होते हैं ये उद्धरण चिन्ह। यहाँ पर देखिएगा एक तरफ ही लगा हुआ है, यहाँ तो उद्धरण चिन्ह है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाता है। यहाँ पर यहाँ नहीं है, यहाँ है, एक तरफ ही है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। तो कितनी माइनर चीज है, कितनी बारीक सवाल की, जो कितनी गहराई से सवाल पूछा गया है। आप में से कितने विद्यार्थियों ने इस पर ध्यान दिया मुझे नहीं पता है, लेकिन ये सवाल वास्तव में बाल की खाल वाला सवाल था। बहुत शानदार सवाल था। आप कहते हो लेवल अच्छा है, लेवल अच्छा है भाई, है ना? आंसर किया होगा आपने। अगर सही आया है तो धन्यवाद के पात्र हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। चलिए अगला सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। मुहावरा कच्ची गोली खेलना, कच्ची गोटी खेलना, गोली खेलना एक ही बात है। और बताओ, कच्ची गोली खेलने का मतलब बाधा दूर होना, ना 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 ना, बला टलना, इसका मुहावरा है बला टलना। परेशानी टल जाना, बेचैन होना, ना 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 ना, इसका अर्थ क्या हुआ? बेचैन होने का अर्थ हुआ, आप समझ सकते हैं, परेशान होना। अनुभवहीन होना, बिल्कुल कच्ची गोली तो वही खेलेगा जिसको नॉलेज नहीं है, अनुभव नहीं है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं एक्सपीरियंस नहीं है। याद रखना, कच्ची गोली वो खेलेगा। और कई बच्चे कच्ची गोली खेलने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं बता रहा हूँ आप में से कई बच्चे तैयार बैठे हैं कि परीक्षा मुझे फेल कर, मैं तैयार बैठा हूँ, मैं परीक्षा दूंगा और मैं फेल होने के लिए परीक्षा दूंगा, मैं असफल होने के लिए परीक्षा दूंगा। कई बच्चे तैयार बैठे हैं आप में से। क्यों जानते हो? क्योंकि आपको किसी बात पर गर्व नहीं, घमंड हो जाता है कि हिंदी ईजी है और आती है, और घमंड है इस बात पर मुझे। घमंड किसी का नहीं चलता मेरे भाई, किसी का नहीं चलता है। तो ध्यान देना इस बात पर, बहुत गजब की बात बता रहा हूं मैं आपको। ये कच्ची गोली मत खेलना जीवन में, कच्ची गोली खेलोगे बड़े पछताओगे। याद रखना, अनुभव के आधार पर ही किसी बात को बोलना चाहिए आपको। तो याद रखना, जो व्यक्ति अनुभवशील होता है, अनुभव युक्त होता है, वो व्यक्ति आपको कभी भी गलत राय नहीं दे सकता। याद रखना, ये कच्ची गोली नहीं खेली हमने भी, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? हमने भी कौन सी कच्ची गोली खेले हैं, इसका मतलब उस आदमी को अनुभव है। क्लियर? इसका आंसर ऑप्शन 3। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बेहतरीन सवाल, और शायद आज की कक्षा का ये अंतिम सवाल है।
इसमें समय दिया जाएगा आपको। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति के सही अर्थ वाला विकल्प है। मुर्दे पर जैसे 100 मन मिट्टी वैसे 125 मन मिट्टी। इसको पढ़ने का अगर ढंग आपको समझ में आ गया हो तो आप इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। मुर्दे पर जैसे 100 मन मिट्टी वैसे 125 मन मिट्टी। अब बता दो, समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हुआ। जब अपनी ही चीज अपना नुकसान करे। नहीं नहीं, ये लोकोक्ति का ये अर्थ तो बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। ठीक है। और काम सीखने से ही आता है ना, ना बिल्कुल ये भी नहीं है। किसी की आकांक्षाएं सदैव पूरी नहीं होती, मेरे हिसाब से तो ये भी नहीं है। मुर्दे पर 100 मन मिट्टी मतलब देखो, जब नुकसान हो ही रहा है तो उसमें थोड़ा बहुत नुकसान और सह लिया जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाने दो। तो यहाँ पर इसका चौथा विकल्प जो है इस बात की व्याख्या करता है, बड़ी हानि हो तो उसी के साथ थोड़ी और हानि भी सह ली जाती है। तो आप कहते हो ना, गांव में सुनते हो कि चलो भाई कोई बात नहीं, गरीबी में और गरीबी सही, गड्ढे में और गड्ढा सही, कर्जे पर और कर्जा सही, ऐसी बात नहीं सुनते हैं क्या गांव में? तो ये वाली वो एकदम सही लोकोक्ति है। मुर्दे पर 100 मन मिट्टी तो लग ही रही है, चलो कोई बात नहीं, अब तो नुकसान तो हो ही गया, तो इस पर 125 मिट्टी भी लग 125 मन भी लग जाए तो भी अब क्या ही होना है। तो याद रखें, इसका सही उत्तर जो बनेगा ऑप्शन डी बनेगा, ऑप्शन 4 बनेगा। और आज की कक्षा में इतने ही रखेंगे, इतने ही सवाल हमारे लिए थे। तो बताए साथियों, कैसी आपको आज की कक्षा लगी और कैसे हमारे समझाने का ढंग लगा। आप सभी विद्यार्थी जब अच्छे कमेंट करते हैं, प्यारे कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब कई विद्यार्थी जिनकी कुछ शिकायतें कि सर जो है ये सवाल इस तरह के हैं, इस तरह के सवाल नहीं आते हैं परीक्षा में, समय तो दीजिए, इन सारी चीज़ों का मैंने ध्यान रखा है। अब मैंने हर चीज़ पर गौर किया है, आपकी हर आपका कमेंट है उसको मैंने सीरियसली लिया है। और ध्यान रखना, मैं हमेशा सीरियसली लेता हूँ आपके कमेंट्स को, इसलिए जितने हो सके अच्छे कमेंट करें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ अगली कक्षा में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूं आपका दोस्त वाईडी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।